सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। सबसे पहला जिक्र तो अब जो चल रहा है ये कि सर्दी पीक पे है। आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है महसूस हो रही है। रात का पारा भी लगभग 4 डिग्री के पास आ चुका है। तो सुबह का तो हम इसमें जिक्र ही क्या करें, ये मान लो बस जाने वाला है माइनस में। इसलिए सर्दी से बचाव ही उपाय है। अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। बाकी ज़रूरत है आपको ताज़ा ताज़ा खबरों की, तो मैं आपको रोज़ाना ताज़ा ताज़ा खबरें देता रहूँगा। शुरुआत करते हैं आज के एक अच्छे कोटेशन के साथ कि जिंदगी एक जंगल है, जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो, बचना नहीं। यानी इसमें साफ साफ कहा कि जिंदगी एक जंगल है। अगर जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो, बचना नहीं। यानी जैसे जंगल को लोग कैसे काट रहे हैं, कैसे जंगलों का सफाया हो रहा है, वही हालत इंसान की हो रही है। लोग एक दूसरे की जड़ काटने पर लगे हैं, पड़ोसी पड़ोसी का पैर काटने पे तुला हुआ है। सबकी कहानी अलग अलग हो रही है। इसलिए कि अगर आपको जिंदगी जीनी है तो लड़ना सीखो। कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं लोग देते रहेंगे, उनसे आप लड़ना सीखो, उनसे बचना नहीं। अगर बचना सीखोगे तो जी नहीं पाओगे, क्योंकि एक से बच गए दूसरे उससे जबरदस्त कठिनाई सामने आने वाली है। इसलिए लड़ना सीखो। एक लड़ाई आपने अच्छे से लड़ दी तो दूसरी लड़ाई अपने आप ही आसान हो जाएगी। अगर ये कहें कि आज का दिन है 6 जनवरी, वो इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि आज के दिन जो पूर्व हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनके जो हत्यारे थे उनको फांसी दी गई थी आज के दिन 1989 में। वो 3 लोग थे इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल, उसमें एक तो पहले ही मारा गया था, लेकिन जो दो थे सतवंत और केहर, उन दोनों को इसी दिन यानी 6 जनवरी 1989 के दिन फांसी दी गई थी। दूषित पानी वाला इंदौर में चल ही रहा है, पिछले 5-6 दिन से चल रहा है कि नर्मदा का पानी है वो दूषित हो चुका है। क्योंकि जो इंदौर की जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी ही है जिसका पानी दूषित हो चुका है। उसमें कल भी 2 मौतें हुई हैं। सरकार उस पे कोई विशेष कदम नहीं उठा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश का पता ही आपको कि जैसे शेख हसीना वहां पे बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, शेख हसीना भारत में आई थी, उसके बाद वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अच्छे से पैर जमा लिए हैं। अमेरिका तो भारत के नजदीक अपना सैन्य अड्डा भी स्थापित कर रहा है। कल भी ये घटना हुई है कि कोई विधवा महिला थी, उससे दुष्कर्म किया गया, उसको पेड़ से लटका दिया उल्टा, और फिर वहां पे उसके बाल भी काट दिए गए। मतलब इतनी निर्मम हत्या वहां पे की जा रही है। उसका कारण यही है कि बांग्लादेश में 7 से 8% ही सिर्फ हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम हैं, उनका बहुमत है। वो लोग उनको परेशान करते हैं। अगर कोई भी थोड़ी सी भी उनको वापिस आंखें दिखाने की कोशिश करता है तो उनके साथ वो यही ऐसा करते हैं। दूसरे वहां पे राजनीति सत्ता भी ऐसी आ गई, अमेरिका और पाकिस्तान का उन पे हाथ हो गया है। ये भारतीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और खतरा क्या है, जो वहां पे हिंदू रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले 15 दिन में ये 9वीं हत्या है। ये तो हालांकि दिखाई गई है 9वीं हत्या, तो बाकी तो बातें दबा दी भी जाती हैं। अगली खबर भारत के ही पूर्वोत्तर राज्यों से आ रही है, मणिपुर से। मणिपुर में पीछे भी
काफी टाइम से संघर्ष चल रहा था। अब 6 महीने से थोड़ा ये लग रहा था कि कुछ संतुष्टि है, सरकार ने कोई कदम उठाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे कल से फिर से शुरुआत हो गई है। कल भी वहां पे 2 धमाके हुए हैं, काफी नुकसान वहां पे लोगों को हुआ है। इसलिए इस पे तो सरकार को ज्यादा ही ज्यादा या जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो कुकी और मैतेई जो हैं वहां पे दो गुट बने हुए हैं लोगों के, वो आपस में टकराव का कारण बन रहा है। और कल का जो है वो शक जो है वो कुकी उग्रवादियों पे किया जा रहा है। अगली खबर आपको ये बता दें कि जो कोर्ट है, सजा है, जेल है, वो आम आदमी के लिए होती है। रईसों के लिए, पैसे वालों के लिए, राजनीतिकों के लिए वो कुछ नहीं होता है। लगभग ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने होंगे दिल्ली बम ब्लास्ट को। हालांकि वो किसने करवाया, क्यों करवाया, वो तो सबको वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी वहां पे लोगों की जान गई। कितने लोगों ने वहां पे जान दे दी, अपनी कुर्बानी दी थी उस बम ब्लास्ट में। वहां पे जो नाम आए थे 4-5 डॉक्टरों के, तो उन्होंने 7 लोगों के वहां पे अरेस्ट भी किया था, लेकिन उनका हो गया क्या? कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि उनका ही, उन्होंने अरेस्ट तो उनको किया 7 को, लेकिन वो अपनी जमानत लगा रहे हैं। उसमें से 5 लोगों को जमानत भी मिल गई, 2 की हालांकि अभी निरस्त कर दी है, लेकिन ये मान लेना कि निरस्त वो कुछ ही समय के लिए हुई है, बाकी वो भी बाहर आ जाएंगे। फिर उनके वही कारनामे करने हैं जो वो पहले से ही कर रहे हैं। आम आदमी अगर उसमें चला जाए तो बाहर आने का शायद ही कोई 2-4 साल पहले नाम हो। इसलिए क्या ही इस पे अपन सरकार को बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, पता सबको है। अगली खबर भोपाल रेल मंडल से आई है कि भोपाल रेल मंडल ने अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हो रहे हैं उनको एक चांदी का सिक्का देने की परंपरा शुरू की थी। यानी जो भी उनका कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसको एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा, उसका वजन होगा 20 ग्राम। लेकिन उन्होंने 3,500 या ये मान लो 3,600 और 40 सिक्कों का ठेका किसी को दिया था। वहां से उन्होंने वो परचेज भी किए। उसमें उनको शक भी हुआ कि ये चांदी के तो नहीं लग रहे हैं। जब उनके लैबों में अलग अलग जांच करवाई गई, तब सामने आया कि उसमें चांदी मात्र 0.23% थी। यानी 90, ये मान लो 99% उसमें तांबा निकला चांदी की जगह। ये खिलवाड़ किसके साथ हुआ? कर्मचारियों का मजाक बनाया गया इसमें, उनको बताया गया कि ये पेवर चांदी है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ वहां पे था नहीं। जो भी कर्मचारी रिटायर हुए उन्होंने लगभग 150 के आसपास चांदी के उसमें से सिक्के बांट भी दिए। अब आगे का कदम तो रेल मंडल ही जाने, क्या उस पर करेगा, क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी। अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए कि हॉकी इंडिया ने स्वर्ण मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। यानी भारतीय महिला हॉकी टीम का जो मुख्य कोच है वो स्वर्ण मारिन को नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पुटअप हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि गुजरात का सूरत देश का पहला स्लम फ्री शहर बनने के करीब है। यानी गुजरात का सूरत शहर है वो स्लम फ्री शहर बनने के करीब है। सूरत नगर निगम ने पीएम आवास योजना और राज्य की आवास योजनाओं के तहत झुग्गी बस्तियों को उसी स्थान पर पक्के मल्टी स्टोरी मकानों में बदल दिया है। यानी उनको जो ये पुरस्कार मिलेगा, वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे उनको उन्हीं की जगह पे पक्के मकान उन्हें उपलब्ध करवा दिए हैं। एक सबसे अच्छी खबर, आज की सबसे अच्छी खबर जो खेती किसानी को लेकर भी रहेगी, और भारत की जो साख है उस पर भी थोड़ा उछाल आया है। और क्वेश्चन भी एग्जाम में ये मान लेना कि लगभग निश्चित ही आएगा ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। पहले चीन पहले नंबर पे था और भारत दूसरे नंबर पे था, लेकिन आज के दिन भारत पहले नंबर पे आ गया है और चीन दूसरे नंबर पे चला गया है।
भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत का चावल उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 150.18 मिलियन टन रहा है और चीन का 145 रहा है, यानी 5 मिलियन टन का अंतर है वो आ गया है। एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अंचार झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यानी अंचार झील है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? वो है अपना राज्य J&K यानी जम्मू और कश्मीर में है। अगला कोई ये युद्ध पोत है समुद्र प्रताप जो फिलहाल चर्चा में है कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS यानी समुद्र प्रताप गोवा में कमीशन किया है। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का एक विशेष जहाज है, यानी समुद्र प्रताप एक विशेष जहाज है जो बना है कि जो समुद्र से हम तेल और गैस का जो आयात निर्यात करते हैं, वहां पे अगर समुद्र में गैस या तेल का रिसाव होता है तो उसको रोकने के लिए ही ये जहाज काम आएगा। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला युद्धपोत है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में अच्छा साबित होता है। अगली बात कॉमन सेंस को लेकर रहेगी कि हमें अपने परिचय का दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारे आस पड़ोस जिम दफ्तर आदि में से कितने लोग हैं जिन्हें हम चेहरे से तो पहचानते हैं लेकिन उनका नाम पता कुछ नहीं जानते? जब नाम ही नहीं जानते तो उनके बारे में और कुछ हमें कैसे मालूम होगा, और वैसे भी उनसे कोई बातचीत करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह से हम स्वयं ही अपने परिचय का दायरा सीमित कर लेते हैं क्योंकि हम अनजान लोगों से बातें करने, उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने से हिचकते हैं, यानी नए लोगों से जुड़ाव करना हम बहुत कम पसंद करते हैं। इस तरह हम जाने कितने बहुमूल्य संबंधों से वंचित रह जाते होंगे। कोशिश करें कि संकोच तोड़कर उनसे बातें करें, फिर भले एक साधारण हाय हेलो से ही शुरुआत करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, सकारात्मक संकल्प लें कि अपने परिचय का दायरा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा भी मिलेगा, कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। यानी जब हम कहीं जाते हैं या कहीं बैठे होते हैं या कहीं से निकल रहे होते हैं, हमारे पास टाइम होता है लेकिन हम संकोच स्वरूप कुछ सामने वालों से न तो बातें कर पाते न कोई मेल जोल रख पाते, लेकिन हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमें सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। अगली कहानी है कि गुस्सा या सूझबूझ। कहानी बकरी जो अपने पशु हैं बकरी उनको लेके बताई गई है कि हमें गुस्से में काम करना चाहिए, सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि कौन सा काम हमें फायदेमंद रहता है, गुस्से में क्या काम या सूझबूझ से क्या काम। एक नदी किनारे छोटा सा गांव था। गांव के लोगों ने नदी पर एक पुल बनाया था, लेकिन वह इतना संकरा था कि एक बार में एक ही व्यक्ति या पशु उसको पार कर सकता था। एक दिन एक बकरी पुल को पार कर रही थी। उसने देखा कि एक दूसरी बकरी भी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है, यानी आमने सामने दो बकरियां उस पुल पर आ रही थी। पुल को एक बार में एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली पीछे हट जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों में तू मैं की नौबत आ गई, यानी दोनों से सामने से हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दोनों में तू मैं की नौबत आ गई और दोनों ही लड़ाई करते हुए नदी में जा गिरी। कुछ देर बाद दो और बकरियां आई, लेकिन उनमें से एक बकरी बहुत समझदार थी। वह बकरी उसने देखा कि सामने से एक बकरी और आ रही है तो दूसरी बकरी वहां पे पुल पे लेट गई। दूसरी बकरी उसके ऊपर से आसानी से निकल
गई। अगर पूछें कि इससे मोरल क्या है, इस स्टोरी का आपको बताने का तात्पर्य क्या है, उसमें ये है कि गुस्से के बजाय सूझबूझ से काम लेने पर हर समस्या का हल संभव है। यानी गुस्से में अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम बिगड़ेगा ही। इससे अच्छा सूझबूझ से हम कोई भी काम करेंगे तो उससे हर समस्या का हल निकल जाएगा। अगला कॉमन सेंस का क्वेश्चन या बात ये रहेगी कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक सर्वे हुआ कि गलतियां करने से दिमाग सही जवाब ठीक से याद रखता है। यानी वहां के न्यूरो सर्जन ने ये बताया कि गलतियां करने से दिमाग सही जवाब ठीक से, यानी गलती होगी तो अच्छे से याद रहेगा। अगर हम बात को दबाएंगे या उससे हटने का कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। याददाश्त कमजोर होना या बातें भूल जाना आम बात है, लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट सन रंगनाथ का कहना है कि कुछ आसान तरीकों से हम अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। यानी कुछ तरीके हैं, यानी याददाश्त हर किसी की मान लो कमजोर हो सकती है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे हम याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे गाने, कल्पना, इमोशनल कनेक्शन और यहाँ तक कि गलतियां भी हमारी याददाश्त को मजबूत कर सकती हैं। यानी गाने हैं, कल्पना करना है, इमोशनल कनेक्शन करने हैं एक दूसरे से, और यहाँ तक कि गलतियां भी याददाश्त को बढ़ा सकती हैं। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा ठीक से काम नहीं करता, तो यादें खोजने में मदद करता है। इसलिए जब कुछ याद न आए तो गहरी सांस लें और खुद पर भरोसा रखें। यानी जब कुछ याद नहीं आए तो एक बार गहरी सांस अवश्य लें, चांस है उसमें आपको याद आ जाएगा। अगली न्यूज शिक्षकों के लिए है कि शिक्षकों को प्री और पोस्ट टेस्ट पास करने होंगे तभी मिलेगा कोर्स सर्टिफिकेट। यानी शिक्षकों के लिए एक कोर्स जो है वो सरकार शुरू करने जा रही है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स। एनसीईआरटी बना रहा है कंटेंट, डिजिटल खतरों से जागरूक करने पर इसमें फोकस रहेगा। यानी साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स रहेगा, एनसीईआरटी इसको बना रहा है, और कोर्स शिक्षकों को करना भी उसमें अनिवार्य होगा। उसमें दो टेस्ट होंगे आपके, एक तो कोर्स करने से पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी माइंड चेक किया जाएगा, और दूसरा कोर्स होने के बाद आपका टेस्ट होगा कि आपको कितना क्या याद रहा या कितना आपको समझ आया। डिजिटल इंडिया के दौर में अब शिक्षकों को चौक और डस्टर के साथ साइबर सुरक्षा के गुर सीखने होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली शिक्षकों के लिए विशेष साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहा है। यह 1 महीने का कोर्स वीडियो और टेक्स्ट आधारित होगा। इसे पूरा करने के लिए शिक्षकों को 2 स्तर की परीक्षा से गुजरना होगा। यह ट्रेनिंग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और स्कूल मुखियाओं के लिए अनिवार्य रहेगी। यानी सभी शिक्षकों के लिए ये कोर्स है वो अनिवार्य रूप से करना होगा। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के आपको तरीके बताए जाएंगे। कोर्स का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल दुनिया के खतरों के प्रति जागरूक करना है। इसमें पासवर्ड मैनेजमेंट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल मीडिया प्राइवेसी और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसके अलावा साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन उत्पीड़न और फिशिंग अटैक यानी फर्जी लिंक के जरिए डेटा चोरी की पहचान कैसे करें, इस पर विशेष कंटेंट तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये ज्ञान शिक्षकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। यानी समाज में जागृति फैलाने का काम कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है। इसलिए शिक्षकों को इसके प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे शिक्षक जागरूक हो जाएंगे तो वो समाज में भी ये चेतना फैलाएंगे और बताएंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। जब तक शिक्षकों को ही सही से मालूम नहीं होगा कि इनसे बचाव का उपाय क्या है, हमें इनकी पहचान कैसे करनी है, तो शिक्षक बेचारा क्या बताएगा। इसलिए आज के युग में ये बहुत जरूरी भी हो गया है। और उसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को भी पढ़ाएंगे। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का बड़ा लक्ष्य विद्यार्थियों को सुरक्षित करना है। ट्रेनिंग के बाद ये शिक्षक कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। क्योंकि स्कूली बच्चे इंटरनेट पर बिताते हैं, उन्हें डिजिटल खतरों की जानकारी होनी चाहिए। अनुमान है कि स्कूलों में यह अतिरिक्त कोर्स के रूप में पढ़ाया जा सकता है। यानी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कौन होते हैं? बच्चे ही होते हैं। यानी 30 साल तक के युवा मान लो या छोटे बच्चे मान लो, वो ही
सोशल मीडिया ज़्यादा समय बिताते हैं, बच्चों में समझ भी नहीं होती, इसलिए शिक्षक उनको अलग से ये सब बताएंगे भी। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर रहेगा ये कोर्स। यह कोर्स दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लाइव किया जाएगा। 7 से 9 जनवरी तक एक्सपर्ट्स कंटेंट को रिव्यू करेंगे ताकि ये सरल और प्रभावी हो। सफल शिक्षकों को ही डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। रिव्यू के लिए मुझे भी बुलाया। प्रदेश के हर जिले से एक्सपर्ट जाएंगे। छात्रों के लिए पढ़ाई की अभी गाइडलाइन जारी होगी। ये कोई दीपक कुमार हैं, प्रधानाध्यापक रेवाड़ी से, उनका ये स्टेटमेंट है कि मुझे भी इसमें एक्सपर्ट में बुलाया गया है। 7, 8, 9 जनवरी दिल्ली में इसकी बैठक होगी, उस पर रिव्यू किया जाएगा कि कैसे इसको लागू करना है, क्या क्या इसमें अपने को सुधार करने हैं, कैसे बच्चों में ये आगे लागू हो सकता है। कि हम टीचर को ट्रेनिंग तो दे देंगे, लेकिन टीचर भी आगे बच्चों को कैसे कैसे बताएंगे, उनको कैसे समझाएंगे, यानी दिमाग में कैसे ये फीड किया जाएगा, ये सब इसकी भी एक बैठक हो रही है, उसका भी रिव्यू आएगा। धन्यवाद। आज की खबरें यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।